हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। आज हम किसी डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं करेंगे या किसी वीज़ा के बारे में बात नहीं करेंगे या कोई बैंक बैलेंस, ट्रैवल हिस्ट्री। आज मैं इन चीज़ों के बारे में आप लोगों से नहीं बात करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सैड न्यूज़ शेयर करूँगी जो कि कनाडा में स्टूडेंट्स हैं उनकी और उनके पेरेंट्स के लिए है। तो आप सबको अभी तक ये न्यूज़ पता चली गई होगी, और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ कि कनाडा से 700 बच्चों को एक साथ डिपोर्ट कर दिया गया है। आप लोगों ने ये न्यूज़ देखी ही होगी, जो उनको मैंने आपको बताया कि बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया। कनाडा से ये न्यूज़ आ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि उन बच्चों को डिपोर्ट मतलब आज तक कभी भी कनाडा से बच्चों को डिपोर्ट किया गया है, बट जैसे एक बच्चा, 2 स्टूडेंट, 3 ऐसे ही डिपोर्ट किया गया है, वो भी साल 2 साल में एक बार। लेकिन आप सोचें कि 700 बच्चों को एक साथ डिपोर्ट कर दिया गया है, वो भी सिर्फ इंडिया से। ऐसा नहीं है कि किसी और कंट्री के बच्चे हैं, सिर्फ इंडिया के ही बच्चे हैं जिन्हें वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि उनकी पेरेंट्स की या बच्चों की ऐसी क्या मिस्टेक हुई या क्या उनसे गलती हुई, क्या रीज़न था जो उन बच्चों को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है। मतलब ये जो स्टूडेंट हैं जिन्हें डिपोर्ट किया गया है, ये 2018 से कनाडा में रह रहे हैं और 2018 से इन्होंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट करी है, वहाँ पहले छोटी मोटी जॉब करी है, उसके बाद इन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया है। इन्हें जब वर्क परमिट भी मिल चुका है, इसके बाद इन्होंने वहाँ पे अपनी परमानेंट जो इन्हें जॉब थी वो भी मिली है, उसके बाद इन्होंने PR भी अप्लाई कर दिया। आप सोच सकते हैं इतना कुछ होने के बाद, उनकी मतलब स्टडी, उनका जॉब, उनका PR सब कुछ करने के बाद भी सडनली उन्हें एक दिन एक शाम को नोटिस आता है कि आपको वापस आपकी होम टाउन कंट्री जाना पड़ेगा, आपको डिपोर्ट कर दिया गया है। सोचिए उन बच्चों पे या उन पेरेंट्स पे क्या बीती होगी, जो मतलब इतने सालों बाद उन्हें एक नोटिस आता है कि आपको डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि वो बच्चों का सब कुछ वहीं पे ही है, वो लोग सब कर रहे हैं वहाँ पे, स्टडी, घर सब कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। तो बात 2018 की है। वहाँ पे एक एजेंट है जलंधर में, हम उनका नाम नहीं बता सकते। जलंधर में जो एजेंट है वो अपना एक पूरा इमिग्रेशन ऑफिस चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा ऑफिस है, उनका वहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस है, वहाँ चलाते हैं, और वो इतने बच्चों को कनाडा भेजते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये उन्हीं के पास गए थे अपना वीज़ा लगवाने के लिए, अपनी फ़ाइल आगे करवाने के लिए। तो ये जो एजेंट है, इन्होंने उन बच्चों के साथ क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने क्या किया कि उन बच्चों को कनाडा तो भेज दिया, लेकिन पहले इन्होंने बोला कि आपका एडमिशन हमें हम्बर कॉलेज में करवाना पड़ेगा। उन बच्चों ने बोला ओके। जब इन्होंने हम्बर कॉलेज में उनका एडमिशन करवाया, फिर इन्होंने कोई एक रीज़न दे दिया एजेंट ने कि नहीं, आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता, आपके नंबर्स नहीं आए हैं या आपका नंबर कुछ नहीं आया, मतलब ऐसा कोई भी इन्होंने रीज़न दे के उन बच्चों को मना लिया कि आपका यहाँ से एडमिशन नहीं हो सकता। देन उन्होंने जो एजेंट है उन्होंने बोला कि मैं आपका एडमिशन किसी और कॉलेज में करवाता हूँ। देन स्टूडेंट्स ने भी बोला कि ठीक है, हमें सिर्फ कनाडा जाने से मतलब है, आप किस कॉलेज में एडमिशन करा रहे हो, इट्स योर विश कि आप कहाँ पे करवा रहे हो, राइट। तो उन्होंने जब वहाँ पे उनका एडमिशन करवा दिया, इसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी कि क्योंकि कनाडा में शायद आप लोग को पता होगा, जब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन होता है तो कुछ % फीस आपको काट के ही वापस मिलती है। बट यहाँ एजेंट ने स्मार्टली खेला। यहाँ एजेंट ने क्या किया कि उनकी पूरी फ़ीस उन्हें रिफ़ंड करवा दी। तो बच्चों को यहाँ पे उस पर थोड़ा ट्रस्ट हो गया कि इसने तो हमें सारी फ़ीस वापस करवा दी, जबकि कनाडा के कॉलेजेस में फ़ीस कट के ही मिलती है। बट इन्होंने पूरी फ़ीस वापस करवा के उनका एडमिशन दूसरे कॉलेज में करवाया, उन्हें ऑफ़र लेटर भी दिया, उनकी फ़ाइल को और आगे करा। तो जैसे कि मैंने बताया, फिर वो दूसरे कॉलेज में जब जाते हैं, वहाँ उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, वही अपना PR अप्लाई करना, वर्क परमिट, अपना सारी जॉब करना, उन्होंने सब वो चीज़ें वहाँ पर जाकर करी हैं। बट मैं यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कनाडा इन चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट है। जब इन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया होगा, तब इन्होंने इनकी छोटी छोटी चीज़ें चेक करी होंगी, जैसे ऑफ़र लेटर वगैरह भी चेक किया, इनके डॉक्यूमेंटेशन चेक किया है और हर चीज़ उन्होंने चेक किया है। बट जब आप लोग एक PR के लिए अप्लाई करते हो, और PR के लिए अप्लाई करने के लिए आपका हर बैकग्राउंड चेक होता है, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड, अगर आप इंडिया से हैं, आपका इंडिया में भी सारी चीज़ें चेक होंगी कि कहीं आपने इंडिया में आपका कोई क्रिमिनल वो तो बैकग्राउंड तो नहीं है, या आपकी फैमिली का नहीं है, आपके पेरेंट्स का नहीं है, आपका घर, आपकी बैंक डिटेल, मतलब हर एक चीज़ आपकी PR पे चेक होती है। तो जब यही इन लोगों ने चेक किया, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ इनका कुछ निकला। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट्स ने PR अप्लाई किया और इमिग्रेशन वालों ने उनकी वो सारा बैकग्राउंड चेक किया, तो उन्हें ये पता लगा कि जिस वीज़ा पर बच्चे यहाँ पर आए हैं, वो जो ऑफ़र लेटर था वो ही फेक था। आप सोच सकते हैं कि एक फ़ेक ऑफ़र लेटर उस एजेंट ने उन सारे स्टूडेंट्स को दिलवाया। उस एक ऑफ़र लेटर पे बच्चों ने अपनी सारी स्टडी, अपना वर्क परमिट सब कुछ कर दिया यहाँ पे, और वही एक ऑफ़र लेटर वहाँ पे फ़ेक निकला।
तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक फ़ेक ऑफ़र लेटर के बिहाफ पे ही उन बच्चों ने मतलब वहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, अपनी जॉब कर ली, वर्क परमिट, और यहाँ तक कि उन्होंने पीआर भी अप्लाई कर दी, राइट। तो उसके बाद जब उन बच्चों ने किया कि फिर उन स्टूडेंट्स ने बोला कि ये जो फ़ाइल है ये हमने नहीं लगाई, हमारे एजेंट ने लगाई है, ये जो ऑफ़र लेटर फ़ेक हमें जो प्रोवाइड करवाया गया ये एजेंट के थ्रू हुआ है, हमने नहीं लिया है या हमें नहीं मिला, ऐसा सब उन्होंने बोला। लेकिन जब उन्होंने क्लेम किया तो उन्होंने गवर्नमेंट ने, कनाडा गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं उनकी सुनी, तो उन्होंने जब उनकी फ़ाइल चेक करी तो उस फाइल में ये पता चला कि जहाँ यहाँ पर आप देखिए कि एजेंट है वो स्मार्टली खेल गया। उस एजेंट ने क्या किया, पूरी फाइल खुद लगाई, ऑफर लेटर भी खुद लिया, लेकिन यहाँ पर एंड में एक जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उस पर इसने उन स्टूडेंट से साइन करवा लिए। तो जब गवर्नमेंट ने इनकी फ़ाइल मर्ज करी, उन्होंने देखा तो पता चला कि यहाँ पे तो कोई एजेंट है ही नहीं, क्योंकि सारी फाइल पे एक साइन तो उन स्टूडेंट्स का ही है जिसकी वो फाइल है। तो यहाँ एजेंट ने स्मार्टली क्या किया कि उसने ये क्या किया, पूरी फाइल तो खुद करी लेकिन साइन बच्चों से करवा दिया, ताकि इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा हो तो वो बच्चा ही पकड़ा जाए, वो एजेंट कहीं से ना पकड़ा जाए। तो यहाँ गवर्नमेंट ने उनका साथ नहीं दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग शायद झूठ बोल रहे हो, अब फिर से रहने के लिए कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाओगे या फिर से कुछ फेक न्यूज़ दोगे या झूठ बोलोगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, आपके ही साइन है तो आपने ही बनाया है। तो आप लोग को जो एजेंट के थ्रू फाइल लगवाते हैं उन्हें ये पता होगा कि हर एजेंट जब अपनी फ़ाइल लगाता है उस पर अपना नाम मेंशन करता है, उस पर अपनी जो एक इंडिया गवर्नमेंट की एक आईडी होती है वो मेंशन करता है। बट इन 700 बच्चों की फ़ाइल पे कहीं भी उस एजेंट का नाम मेंशन नहीं था, कहीं भी उसकी आईडी मेंशन नहीं थी। अब आप सोचिए कि गवर्नमेंट फिर ऐसे में क्या एक्शन लेगी, क्योंकि जब उस एजेंट का कुछ नाम नहीं है, कोई एड्रेस, कोई आईडी, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स पे ही मतलब सारा डालेंगे कि आप ही ने ये सब किया, आप ही ने फेक बनाया, क्योंकि उस एजेंट का तो कहीं पे कोई वजूद दिख ही नहीं रहा है कि वो एजेंट के थ्रू आप लोग आए हैं। आप उनको, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आप उन्हीं के मतलब अपने ही थ्रू आए हैं, किसी एजेंट के थ्रू नहीं आए हैं। क्योंकि अगर कहीं पे उसका नाम मेंशन होता, कहीं उसकी आईडी मेंशन होती, तभी वो उस पर कुछ एक्शन ले पाते या उन्हें कुछ बोलते। बट ऐसा तो कहीं पर दिखा ही नहीं है कि किसी एजेंट ने आपको भेजा है। आप सोचिए कि इस एजेंट ने, मतलब मैंने बताया कि इस एक ही एजेंट ने 700 बच्चों को वहाँ से मतलब इंडिया से कनाडा भेजा है जॉब के लिए, अपनी स्टडी के लिए, और इस एक स्टूडेंट ने उन एजेंट को मतलब 15 से 20 लाख रुपए दिए। आप सोचिए कि इतना बड़ा अमाउंट उनकी फैमिली ने, उन स्टूडेंट्स ने दिया सिर्फ वहाँ की स्टडी के लिए, और सडनली उन्हें वहाँ से मतलब बाहर निकाल दिया जा रहा है कि आप नहीं। हाँ, हम ये कहेंगे कि इसमें बच्चों की गलती नहीं है या उनकी फैमिली की गलती नहीं है, एजेंट की गलती है। बट यहाँ मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग जब भी किसी एजेंट से पेपर बनवाते हैं, कोई फाइल लगवाते हैं, एटलीस्ट आप भर नहीं सकते बट आप पढ़ तो सकते हो। एटलीस्ट आप उसे एक बार देखो कि उसमें उस एजेंट ने क्या लिखा है, कौन सा फेक डॉक्यूमेंट लगाया, कौन सा लगाया। बट आप लोग नहीं चेक करते, यही एक गलती है जिसकी वजह से वहाँ से 700 बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया। शायद मैं अपनी हर वीज़ा के लिए, चाहे वो कोई भी आप वीज़ा लगवाते हो, मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ एक बार चेक करो, एजेंट पे इतना ट्रस्ट मत करो, क्योंकि एजेंट का काम है पैसा लेके आपको वहाँ भेजना। उसके बाद आपके साथ क्या होता है वो एजेंट अपने ऊपर नहीं लेता। अब वहाँ से 700 बच्चों को निकाल दिया गया, इस पे एजेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि एजेंट ने तो भेज दिया ना, और एजेंट का तो वहाँ पे कोई नाम, आईडी कुछ नहीं है। तो इसमें एजेंट की गलती नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली पे ये सारी चीज़ें आ रखी हैं। तो आप लोगों को पता होगा भी मतलब कनाडा में गुड न्यूज़ भी आ रखी है। कनाडा में अभी एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ भी निकला हुआ है। आप लोग देखिए, एक तरफ ये गुड न्यूज़ है कि उनको इजीली पीआर मिल सकती थी, और एक तरफ ये बैड न्यूज़ है। ऐसा नहीं है कि कनाडा गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि अगर आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं, आपके साथ मतलब ये फेक डॉक्यूमेंट्स वाला हुआ है, तो आप ऐसा कीजिए, आप हाई कोर्ट में जाके अपील करिए। लेकिन आप सबको पता होगा हाई कोर्ट में अपील करना मतलब एक लॉयर को हायर करना होता है, और एक लॉयर को हायर करना कितना डिफ़िकल्ट और कितना एक्सपेंसिव होता है। हमें पता है कि जो वहाँ पे पीआर लेकर लोग रह भी रहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक लॉयर को हायर करके मतलब जेबें खाली कराने वाला काम होता है, क्योंकि वहाँ के लॉयर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और मिलने भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। और अगर मिल भी जाते हैं तो इतने पैसे लेते हैं वो, एक एक डेट पे जाने के, एक एक केस लड़ने के इतने पैसे लेते हैं। और अभी तो वहाँ पे ऐसे ही लॉयर्स इतना लूट रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो हर स्टूडेंट एक लॉयर के पास जा रहा होगा, अपनी प्रॉब्लम लेके उन्हें बता रहा होगा। तो वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, और ऐसे में बच्चे इतना पैसा दे के वहाँ गए हैं, और उसके बाद मतलब इतना कोई वहाँ पे जॉब नहीं कर रहा है कि वो लोग मतलब एक लॉयर को हायर करें और इतने पैसे दे के अपना कोर्ट मतलब अपना जो केस है हाई कोर्ट में लेके जाएं, ऐसे नहीं है। बट हाँ, फिर भी जो बच्चे हैं थोड़े बहुत, जो मे बी आई थिंक 700 में से जो 10-15 बच्चे होंगे, शायद वो एक हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, जो फाइनेंशियली अच्छे होंगे, ठीक होंगे। अभी तक जो हमें पता चला उसमें से 160-70 बच्चे तो इंडिया वापस आ भी चुके हैं, और जो बाकी हैं उन पे अभी केस चल रहा है, उनको डिपोर्ट मतलब बोल दिया गया, उन्हें नोटिस सबको भेज दिया गया, तो वो भी अब आने ही वाले होंगे।
हमें जैसे ऑफ़र लेटर मिलता है, वीज़ा मिलता है, हम लोग खुश हो जाते हैं कि ठीक है हमें ऑफ़र लेटर मिल गया, वीज़ा मिल गया, हम कनाडा जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई एजेंट ऑफ़र लेटर दिलवाता है, मैं कहती हूँ अगर आप खुद भी अप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, एटलीस्ट आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस ऑफ़र लेटर को जिस भी यूनिवर्सिटी से आया है आप उसे मेल करें और उन्हें पूछें कि हमें आया है, ये जेन्युइन है या नहीं है, या उनसे उस चीज़ के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी आपको मेल नहीं, मतलब कॉल मेल नहीं करेगी दोबारा से, आपको करेगी, आपको उनका आंसर भी करेगी, 1 दिन 2 दिन लगेंगे, बट आपको हर चीज़ का मेल आएगा। वैसे ही जैसे आप वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट आप एम्बेसी में जाके पूछ सकते हैं या उन्हें भी मेल कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि हमें ये वीज़ा मिला है, ये जेन्युइन है कि नहीं है। आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एटलीस्ट आप वो स्टूडेंट्स वो चीज़ तो समझें। अगर आप लोग समझोगे तो आप लोग के साथ ऐसा कनाडा जाके कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इन बच्चों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, पूरी की पूरी चीज़ इन्होंने कनाडा मतलब जो इमिग्रेशन ऑफिस था, वो एजेंट था, उस पर छोड़ दी कि ठीक है हमें इसने ऑफर लेटर दिया, हमें इसने वीज़ा दिया, हम चले गए। तो अब उन बच्चों के साथ ये चीज़ हो रही है। बट मैं कहूँगी कि जो अब दोबारा स्टूडेंट जा रहे हैं, जो जाने वाले हैं, अगर आप एजेंट के थ्रू भरवा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और कनाडा में अपना मेल करें, यूनिवर्सिटी को मेल करें, इमिग्रेशन वालों को मेल करें और उनसे पूछें कि ये जो चीज़ें हमें मिली हैं ये मतलब वैलिड, मतलब जायज़ है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है। बस इतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक चीज़ और, आप जब भी आइल्स करेंगे, आइल्स करने के बाद जैसे ही आपकी आइल्स कंप्लीट होगी, आपको बहुत सारे एजेंट्स के कॉल मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। वो आपको बोलेंगे कि हमारे ऑफिस आ जाओ, हम आपका वीज़ा लगवा देते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनके कॉल पे ही उठ के उनके पास मिलने चले जाते हैं, और जब आप ऐसे जाते हैं तो उन एजेंट को पता चल जाता है कि इन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो अपने तरीके से ही आपको ट्रीट करेगा, हैंडल करेगा कि इसको जो मैं बोलूँगा ये वो ही करेगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे कर भी देते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी आपको एजेंट्स के कॉल आते हैं, आप उनका नाम लीजिए, नंबर, ये सब मैसेजेस करके उनसे मतलब एक पूरा उनका लिख लीजिए। उसके बाद उन सब एजेंट को जाके आप गूगल पे चेक करिए कि हर एक एजेंट की कितनी रेटिंग है। कुछ एजेंट्स को तो हमने ऐसे भी देखा है कि उनके वहाँ पे कोई भी रेटिंग नहीं है, सिर्फ गालियाँ दे रखी है कि ये फ्रॉड है, या फेक डॉक्यूमेंट बनाता है, या फेक तरीके से बाहर भेजने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ आप लोग चेक करिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, सारे एजेंट गलत नहीं है या सारे एजेंट सही भी नहीं है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पहले उस एजेंट के बारे में या कंसल्टेंट के बारे में हर एक चीज़ चेक करें, उनकी रेटिंग चेक करें, उनका बैकग्राउंड वगैरह ये वो कैसे भेजता है, उन आसपास लोगों से पूछें कि हाँ ये एजेंट बाहर भेजता है, ये सही है या गलत है। उसके बाद ही आप उस एजेंट पे ट्रस्ट करें, और उसके ट्रस्ट करने के बाद ही आप वहाँ से उससे सारे पेपर्स वगैरह लगाएं और बाहर जाएं। बाकी इससे जुड़ी हुई कोई भी आपको इंक्वायरी होगी तो प्लीज़ मुझे आप मेल या कमेंट कर सकते हैं। और बाकी प्लीज़ मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आपने जिस भी आप एजेंट के थ्रू भरवा रहे हैं, एक बार एजेंट को भी चेक करें, अपनी सारी चीज़ों को भी चेक करें और डॉक्यूमेंटेशन को भी चेक करें। कोई भी चीज़ फेक ना लगवाएं, क्योंकि जो उन स्टूडेंट और उन पेरेंट्स के साथ हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। तो आप आगे से इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रखें। बाकी मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।